ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। ठीक है, अगर ऑप्टिकल सेंटर से लाइट जाएगा तो क्या होगा, वो विचलित होगा अपने साथ से, मतलब रिफ्रैक्ट होगा, नहीं होगा। सिर्फ ऑप्टिकल सेंटर से जब जाएगा तो वो रिफ्रैक्ट नहीं होगा, बाकी किसी पोजीशन पे रिफ्रैक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद फिर कितने फोकस होते हैं इसमें, 2 फोकस होते हैं। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात पावर ऑफ लेंस, यानी कि लेंस की क्षमता, उसका फॉर्मूला हम लोग क्या बोले थे, P इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, f जहां पे किस में होना चाहिए, अगर P डायोप्टर में है तो f किस में होना चाहिए, मीटर में। ये चीज हमको ध्यान देना है कि वो मीटर में है। उसके अलावा एक चीज और क्या ध्यान देना है हम लोग को, पावर में निगेटिव पॉजिटिव का ध्यान देना है। ठीक है, किस में पॉजिटिव होगा, उत्तल लेंस में क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी कि कन्वेक्स लेंस में पॉजिटिव होगा, और अवतल लेंस यानी कि कनकेव लेंस में क्या होगा, निगेटिव होगा। वो क्वेश्चन में निगेटिव और पॉजिटिव के साथ नहीं देगा, तुमको अपने से साइन लगाना है। वो सीधा देगा कि फोकस की दूरी ये है अवतल लेंस में, तुमको खुद से जो आंसर आएगा उसमें माइनस लगा हुआ आंसर में करना है। ये नहीं कि क्वेश्चन तुमसे पूछेगा कि फोकस माइनस इतना है, हो सकता है वो क्वेश्चन में सीधा दे दे कि अवतल लेंस का फोकस इतना है, तो बात बराबर है कि माइनस में है फोकस, इसका मतलब तो तुमको इसीलिए उसका पावर जो है अपने से माइनस लगा के वाला आंसर जो है वो चुनना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़े थे, दोनों लेंस को पढ़े। सबसे पहले हम लोग पढ़े कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस क्या होता है, बीच में मोटा और साइड में छोटा होता है, यानी कि उत्तल लेंस बीच में मोटा होता है और साइड में छोटा होता है, जिसका शेप ऐसे होता है। ठीक है, उसमें किस उसको एक और नाम क्या है उसका, अभिसारी, यानी कि इंग्लिश में कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि रेज इससे जब आता है तो कन्वर्ज करता है। पैरेलल रेज जो आता है तो वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज करता है, जिसको हम लोग फोकस भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसमें पढ़े कि क्या होता है, आभासी होता है या वास्तविक होता है, उसमें दोनों होता है। और ये जो उत्तल लेंस है वो किसके तरह बिहेव करेगा, अगर अवतल दर्पण के तरह, मतलब दोनों होगा। अगर फोकस के अंदर होगा तो आभासी होगा, अगर ऑब्जेक्ट, और फोकस के बाहर होगा तो वो वास्तविक होगा। यानी कि फोकस के अंदर हुआ तो वो वर्चुअल हुआ, एंड फोकस के बाहर हुआ तो वो रियल हुआ, क्योंकि ये कनकेव मिरर की तरह बिहेव करता है। कन्वेक्स लेंस जो है वो कनकेव मिरर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़े कनकेव लेंस, यानी कि अवतल लेंस। ये किसके तरह बिहेव करेगा, उत्तल दर्पण, यानी कि कन्वेक्स मिरर के तरह बिहेव करेगा। कौन सा, कनकेव लेंस। ठीक है, तो इसमें क्या आभासी और वो दोनों होता है या सिर्फ एक होता है, सिर्फ एक होता है। क्या होता है इसका इमेज, आभासी हमेशा वर्चुअल होता है, आभासी होता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग 3 दोष पढ़े। सबसे पहला दोष पढ़े हम लोग निकट दृष्टि दोष, जिसको हम लोग इंग्लिश में मायोपिया या नियर साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस भी हम लोग बोलते हैं। इसमें क्या होता है, दूर का हम लोग को दिखता है या नहीं, दूर का नहीं दिखता, और नजदीक का, क्योंकि नाम निकट दृष्टि दोष है तो थोड़ा उल्टा है, ये बार बार हम बोल रहे हैं वो दिमाग में फिट हो जाए कि निकट दृष्टि दोष मतलब नजदीक का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। और इसमें लेंस की फोकस की दूरी क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक है, और इसमें जो होता है रेटिना के पीछे जाता है या आगे जाता है, रेटिना के आगे गिरता है। और इसको ठीक कैसे करते हैं, कौन सा लेंस पहनते हैं, अवतल लेंस, यानी कि कनकेव लेंस से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़े दूर दृष्टि रोग, यानी कि हाइपरमेट्रोपिया, यानी कि फार साइटेडनेस। ठीक है, इसमें क्या हम लोग बोले, दूर का दिखाई देगा, नजदीक का दिखाई नहीं देगा। और इसको हम लोग, इसमें क्या प्रॉब्लम होता है कि फोकस दूरी लेंस की जो होती है, आंख के लेंस की, वो बढ़ जाती है। इसके कारण इमेज जो होता है वो रेटिना के पीछे जाने लगता है। और इसको ठीक क्या करते हैं, उत्तल लेंस से, यानी कि कन्वेक्स लेंस से। तीसरा हम लोग पढ़े जरा दृष्टि दोष, यानी कि प्रेस बायोपिया। उसमें हम लोग क्या पढ़े, उसको दूर का भी नहीं दिख रहा है, नजदीक का भी नहीं दिख रहा है। प्रायः यह बूढ़े लोगों में होता है कि उनका जो इलास्टिसिटी होता है मसल का, सिलियरी मसल का, वो खराब हो जाता है। लेंस का इलास्टिसिटी, सिलियरी मसल का इलास्टिसिटी ये खराब हो जाता है। इसके कारण कभी दूर का भी नहीं दिखता है, साथ में नजदीक का भी नहीं दिखता है। और इसके लिए उपचार क्या है मेरा, बाइफोकल लेंथ। 1-2 पॉइंट हम लोग पढ़े थे कि भाई मिनिमम डिस्टेंस आंख से कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके अलावा आंख का जो गोलाकार होता है वो 25 mm या 2.5 सेंटीमीटर, और आंख का फोकस का डिस्टेंस होता है तुम्हारा 2 से 2.5 सेंटीमीटर। यहां तक हम लोग एक चीज और हम एक बायोलॉजी में हमको लगता है पढ़े थे, आंख पे कोई भी इमेज जो होता है वो कितने सेकंड तक रहता है, 1/10 है कि 1/16 है,
1/16 है, जहां तक हमको याद है बायोलॉजी में हम पढ़े थे कि आंख पे कोई भी इमेज जो रहता है वो 1/16 सेकंड तक रहता है। एक बार कंफर्म कर लेना कोई गूगल से, कहीं हम 1/16 हम देखे, हमको याद आ रहा है 1/16 ही है ना। हाँ 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 1/16 वही हमको भी याद आ रहा था। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का शुरू करेंगे हीट यानी कि ऊष्मा। ठीक है, ठीक है, तो ऊष्मा एक प्रकार का क्या है, एनर्जी यानी कि ऊर्जा है। वह ऊर्जा है जिससे कि दो वस्तु के बीच तापांतर का पता चलता है। मतलब वैसा एनर्जी है जिससे कि दो वस्तु के बीच, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच टेम्परेचर डिफरेंस यानी कि तापांतर का डिफरेंस पता चलता है। किसमें ऊष्मा ज्यादा है यह कैसे पता चलेगा, कि किसी भी बॉडी में ये मान लो लकड़ी है और ये है, ठीक है, तो इसमें ऊष्मा ज्यादा है या लकड़ी में ज्यादा ऊष्मा है, यह कैसे पता चलेगा, दोनों के टेम्परेचर डिफरेंस से। जिसका ज्यादा टेम्परेचर होगा उसका ऊष्मा ज्यादा होगा और जिसका कम होगा उसका कम ऊष्मा होगा। तो तापांतर से हम लोग को पता चलता है कि यह ऊर्जा किसमें ज्यादा है। तो हेडिंग डाल दो ऊष्मा, इंग्लिश वाले हीट, हेडिंग इंग्लिश वाले डालना हीट। ठीक है, इसमें डेफिनेशन लिखो, ऊष्मा वह ऊर्जा है, ऊर्जा मतलब एनर्जी, इंग्लिश में एनर्जी लिख लेना उसको। ठीक है, ऊष्मा मतलब हीट वह एनर्जी है, ऊष्मा वह ऊर्जा है, कॉमा, जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में, जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में केवल तापांतर, केवल तापांतर, इंग्लिश वाले इस वर्ड को लिखेंगे टेम्परेचर डिफरेंस। ऊष्मा वह ऊर्जा है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में केवल तापांतर, ठीक है, केवल तापांतर, इंग्लिश वाले हीट वह एनर्जी है जो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में केवल टेम्परेचर डिफरेंस के कारण स्थानांतरित होता है, के कारण स्थानांतरित होती है। ठीक है, स्थानांतरित होती है। ठीक है, मतलब पता चल रहा है कि टेम्परेचर डिफरेंस के कारण ही ऊर्जा जो है वो पता चलता है कि हीट ऊर्जा क्या है। ठीक है, इसका एसआई मात्रक क्या है, जूल। तो लिख लो नीचे हीट का यानी ऊष्मा का एसआई मात्रक। ये समझ में आ रहा है ना, इंग्लिश वाले कोप अप कर पा रहे हो ये बात। जो एक मिनट, इंग्लिश वाले कितने लोग हो जिन लोगों को सिर्फ इंग्लिश आता है, ठीक है, तो इन लोगों को दिक्कत हो रहा है, अभी जो डेफिनेशन लिखा है वो समझ में आ रहा है, उसमें कीवर्ड्स इंग्लिश कर दिए हैं, तो ऐसे चलेगा ना। अब एक एक लाइन अगर वर्ड बाय वर्ड उसको हम उसको भी ये इंग्लिश करेंगे तो फिर टाइम ज्यादा लगेगा। हम कीवर्ड्स को इंग्लिश, तुम अपना कीवर्ड्स को सिर्फ इंग्लिश में लिखना, और हिंदी वाले जो हैं कीवर्ड्स को सिर्फ हिंदी में लिखना। वो जो इंग्लिश बार बार बीच में वर्ड बोल रहे ना, हिंदी वाले उसको मत लिखना। ठीक है, वो तुम्हारे लिए नहीं है, वो इंग्लिश वाले को लिए। ठीक है, तुम अपना सिर्फ हिंदी में लिखना। चलो हाँ, तो उसका ये लिख लो एसआई मात्रक, यानी कि एसआई यूनिट क्या है, जूल। लेकिन एक यूनिट कई बार और यूज किया जाता है ज्यादातर हीट के लिए, कैलोरी। वेरी गुड, एसआई मात्रक उसका जूल है, लेकिन ऊष्मा के लिए समानतः, ऊष्मा के लिए सामान्यतः ऊष्मा के लिए सामान्यतः एक अन्य मात्रक कैलोरी प्रयोग में लाया जाता है। एक अन्य मात्रक मीन्स एक और यूनिट कैलोरी प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, एक चीज ये ध्यान रखना, ये जो जूल है और
कैलोरी है, ये सब हीट यानी उष्मा का यूनिट है। एक बार क्या हुआ था, क्वेश्चन पूछा था, एग्जाम हमको याद नहीं आ रहा है किस एग्जाम में पूछा था, हम देखे थे वो क्वेश्चन, कि वो तुमको टेम्परेचर का यूनिट पूछ रहा था, ठीक है, और उसमें ये सारे ऑप्शन दिए थे। टेम्परेचर का यूनिट डिग्री सी, अभी आएगा तापमान का यूनिट पूछा था, तो वो डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन ये सब है, लेकिन उष्मा का यूनिट कैलोरी और जूल है। एक बार उल्टा भी पूछा हुआ था कि टेम्परेचर का यूनिट क्या है, तापमान का यूनिट क्या है, और उसमें कैलोरी, जूल, अर्ग, एक और यूनिट होता है अर्ग, ये भी दिया हुआ था। तो वो जो है तुम्हारा ये सारा उष्मा का यूनिट है। टेम्परेचर का यूनिट डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री केल्विन है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालो, ताप यानी कि टेम्परेचर। ताप यानी कि टेम्परेचर, तो इसमें लिखो ताप वस्तु की वह ऊष्मीय अवस्था है सॉरी ताप वस्तु की वह ऊष्मीय अवस्था है। टेम्परेचर इज दैट स्टेट ऑफ हीट, टेम्परेचर इज दैट स्टेट ऑफ हीट, कॉमा, जिससे उष्मा के प्रवाह, जिससे उष्मा के प्रवाह, ताप वस्तु की वह ऊष्मीय अवस्था है जिससे उष्मा के प्रवाह की दिशा का बोध होता है, की दिशा का बोध होता है। मतलब किसी भी वस्तु का ताप क्या है, मतलब किसी भी वस्तु का, किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर क्या है, यह डिसाइड करेगा कि उससे उष्मा जो है किधर फ्लो होगा। वो उष्मा उससे दूसरे बॉडी में फ्लो होगा या उसमें वापस फ्लो होगा। मतलब हीट एनर्जी जो है किसी भी बॉडी का वो स्टेट है, उसमें हीट एनर्जी ये बताता है कि उसका टेम्परेचर ये बताता है कि उसमें हीट एनर्जी अंदर आएगा या हीट एनर्जी बाहर जाएगा, क्या डायरेक्शन है। समझ में आ रहा है इंग्लिश को भी, कि किसी भी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, किसी भी बॉडी का टेम्परेचर वो होता है कि वो उसमें हीट एनर्जी का डायरेक्शन डिसाइड करता है कि हीट एनर्जी उससे बाहर फ्लो करेगा या हीट एनर्जी उसके अंदर फ्लो करेगा। मतलब ताप वह अवस्था है किसी भी वस्तु का कि उसमें उष्मा जो है अंदर आएगा कि उष्मा उससे बाहर जाएगा, ये उसका दिशा निर्धारित करता है कि ताप क्या है। अगर जैसे कि हम नहीं, तवा जो होता है घर में मान लो तवा है, वो बहुत गर्म है गैस पे, ठीक है, गैस बंद कर दो तो तवा क्या हो जाता है, धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। मतलब क्या, वो बर्फ बन जाता है, रूम टेम्परेचर पे आ जाता है। क्यों आता है, क्योंकि उसका उष्मा ज्यादा है, उसका तापमान ज्यादा है, उसका तापमान ज्यादा है, तो उष्मा का डायरेक्शन क्या होगा, तवा से रूम की ओर। जब तापमान ज्यादा है, उस तवा का टेम्परेचर ज्यादा है, तो उसमें उष्मा का डायरेक्शन क्या होगा, तवा से रूम की ओर, मतलब वायुमंडल में तवा से, एटमॉस्फेयर में तवा से जो निकल रहा है। तो उष्मा का डायरेक्शन जो है वो क्या डिसाइड करता है, टेम्परेचर यानी कि ताप। ठीक है, समझ में आया सबको। नेक्स्ट लिखो, इसी में लिखो, उष्मा सदैव, वही बात जो हम लिखवाए हैं, उष्मा सदैव, उष्मा सदैव अधिक ताप वाली वस्तु से, ये लिख पा रहे हो ना इंग्लिश में, हीट एनर्जी ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हाई टेम्परेचर, हाइयर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट टू लोअर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट। ठीक है, उष्मा सदैव, देखो बीच बीच में देख रहे हैं हिंदी वाले कंफ्यूज हो रहे हैं। हम जब इंग्लिश बोल रहे हैं तुम उस पर ध्यान मत दो, वो सिर्फ इंग्लिश वालों के लिए हम वर्ड्स बोल रहे हैं। हम हिंदी वाले जो लिखवा रहे हैं वो कर रहे हैं। यहां से दो चार पिच आ रहा था तो वो हम कर रहे हैं। इंग्लिश और हिंदी मिक्स करके ऐसा थोड़ा करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो इंग्लिश वालों को नहीं समझ में आएगा। तो हाँ, फिर भी उस दिन भी बहुत बड़ा वर्ड नहीं था, लेकिन लोग को दिक्कत आता है, ये जेन्युइन दिक्कत है। ऐसा हम किसी को वो नहीं बोल रहे, हमको भी दिक्कत आया था। हम भी जब नया नया हिंदी पढ़ रहे थे, जब फर्स्ट टाइम हम यहीं पढ़ाने आए थे तो हम हिंदी पढ़ना शुरू किए थे। ठीक है, तो यहाँ हमको, मेरा भी कंप्लीट मीडियम इंग्लिश ही है, बचपन से लेकर अभी तक इंग्लिश ही मीडियम है मेरा। ठीक है, लेकिन हिंदी यहाँ के लिए हम सीखे फिर। हाँ, हम पूरा बोल दे रहे हैं। उष्मा सदैव अधिक ताप वाली, उष्मा सदैव अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु, उष्मा सदैव अधिक ताप वाली वस्तु से
कम ताप वाली वस्तु की ओर ऊष्मा सदैव अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की ओर स्थानांतरित होती है। स्थानांतरित होती है मतलब हीट एनर्जी गोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर बॉडी टू लोअर टेम्परेचर बॉडी। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको कि मतलब जो गर्म से जिसमें ज्यादा ऊष्मा होगा उससे कम ऊष्मा वाले, मतलब गर्म से ठंडा, मतलब जिसका ज्यादा तापमान होगा उससे हमेशा कम तापमान की ओर फ्लो करेगा। मान लो कि एक गर्म चीज है, जैसे ऐसे ही तावा जो गर्म होता है, अगर बिना हैंडल वाला किसी के यहाँ वो है, वो सॉसपेन बिना हैंडल वाला जिसमें हैंडल इंसुलेटर नहीं है, तो पहले शुरू में क्या होता है कि जो सॉसपेन जो होता है, जो आगे वाला पोर्शन होता है जो आग के ऊपर है वो गर्म होता है, फिर धीरे धीरे जो होता है वो पूरा उसका हैंडल गर्म हो जाता है। शुरू में हैंडल उठा सकते हैं, पानी भले हल्का खोल रहा है लेकिन उठा सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद हैंडल नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि हैंडल का जो पोर्शन है वो क्या है, कम ताप पे है, और जो आगे जो है उसको ज्यादा ताप पे है, तो ज्यादा ताप से वो कम ताप हैंडल की ओर आता है और बाद में हैंडल भी वो गर्म हो जाता है। इसीलिए उसके ऊपर इंसुलेटर यानी कि लकड़ी या कुछ लगा रहता है, वो काला सा लगा रहता है ना घर पे। ठीक है, नेक्स्ट लिखो ताप मापन। ताप मापन टेम्परेचर मेजरमेंट, मापन मींस मेजरमेंट हुआ, ताप मापन यानी कि टेम्परेचर मेजरमेंट। ताप की माप, इसमें लिखो ताप की माप, ताप की माप, ताप मापी, ताप की माप ताप मापी से की जाती है। ठीक है, इसमें बहुत सारा टेम्परेचर मेजरमेंट का इंस्ट्रूमेंट्स है। ठीक है, जिसको कि हम लोग ताप मापी बोलना, आई थिंक इंग्लिश में इसको थर्मामीटर बोलेंगे। ठीक है, तो विभिन्न, इसमें लिखो विभिन्न तापमापियों में, विभिन्न तापमापियों में विभिन्न तापमापियों में निम्नलिखित पैमाने उपयोग में आते हैं। निम्नलिखित पैमाने उपयोग में आते हैं। ठीक है, मतलब टेम्परेचर मेजरमेंट इज डन थ्रू थर्मोमीटर। ठीक है, एंड डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर आर, डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर आर, स्केल्स। पहला लिखो सेल्सियस पैमाना यानी कि सेल्सियस स्केल। सेल्सियस 100 में एकार, आधा लौ और 100 में हर्षिकार लिख ही देते हैं। हम सही लिखे ना सेल्सियस, हाँ ठीक है, ठीक है, इंग्लिश में सेल्सियस। ठीक है, सेल्सियस पैमाना यानी कि सेल्सियस स्केल। इसमें लिखो ताप के सेल्सियस स्केल पर, ताप के सेल्सियस स्केल पर बर्फ का गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट, बर्फ का गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सी, 0 डिग्री सी, और जल का क्वथनांक, और जल का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, हाँ वेरी गुड, 100 डिग्री सी होता है। ताप के सेल्सियस स्केल पर बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सी और जल का क्वथनांक 100 डिग्री सी होता है। मतलब कि सेल्सियस स्केल वैसा स्केल है जिसमें कि बर्फ जो होता है वो गल जाता है किस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे। मतलब आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है, बर्फ का जो गलनांक है वो कितना है, 0 है। ऐसा स्केल, ऐसा ये क्या कहते हैं पैमाना, ऐसा स्केल, ऐसा पैमाना जिसमें कि
जीरो वैल्यू पे क्या होता है, बर्फ जो होता है पानी में गल जाता है, यानी कि बर्फ का वो मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है, यानी कि बर्फ का वो क्या हो जाता है, गलनांक हो जाता है। और ऐसा स्केल जिसमें कि 100, अगर 100 स्केल पे पकड़े, मतलब 100 डिग्री सी अगर इसको बना दे, सेंटीग्रेड बना दे, सेल्सियस बना दे उसको 100, तो 100 पे क्या हो जाएगा, पानी का क्या हो जाएगा, क्वथनांक हो जाएगा, यानी कि उसका बॉइलिंग पॉइंट बन जाएगा। ऐसा स्केल जिसमें कि 0 पे जो होता है बर्फ गल जाता है और 100 पे जो होता है पानी उबलने लगता है, भाप बन जाता है, यानी कि 0 पे मेल्टिंग पॉइंट होता है एंड 100 पे बॉइलिंग पॉइंट होता है। 0 पे गलनांक होता है और 100 पे क्वथनांक होता है। इस स्केल को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्सियस स्केल, यानी कि जिसको हम डिनोट करते हैं डिग्री सी से, कहीं कहीं डिग्री सेंटीग्रेड भी बोलते हैं इसको, ठीक है, डिग्री सी, डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड भी बोलते हैं। नेक्स्ट लिखो नंबर 2, जीरो पे ही बनता है, आगे आएंगे वो चीज, जीरो पे ही बर्फ बनता भी है, जीरो पे बर्फ पिघलता भी है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 0 से कम पे बर्फ बनता है, नहीं, बर्फ बनता भी 0 पे है, डिग्री सी पे है, और बर्फ पिघलता भी 0 डिग्री सी पे। उसमें एक गुप्त ऊर्जा की बात होती है जिसको हम लेटेंट हीट ऑफ एनर्जी बोलते हैं, वो हम लोग आएंगे, आगे आएंगे, ठीक है, उस चीज पे। ये क्वेश्चन आता है, एक्चुअली बहुत बार आता है कि बर्फ कितने पे गलता है, कंफ्यूज करने के लिए पूछेगा, या बर्फ कितने पे बनता है, तो तुम एक ऑप्शन दे देगा 0 से थोड़ा कम, तो लोग 0 से थोड़ा कम वाले पे, 0 पे बर्फ बनता भी है और 0 पे ही बर्फ गलता भी है, वो लेटेंट हीट का प्रिंसिपल आता है उसमें। उसमें तापमान में फर्क नहीं आता, एक गुप्त ऊर्जा होता है, वो सब वो आगे हम लोग पढ़ेंगे अभी, ठीक है। नेक्स्ट लिखो नंबर 2, केल्विन पैमाना। केल्विन पैमाना, केल्विन पैमाना, इसमें लिखो केल्विन पैमाना पर बर्फ का गलनांक, केल्विन पैमाना पर बर्फ का गलनांक यानी कि तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है बताओ, 273 केल्विन, 273 के, केल्विन पूरा मत लिखना, अब खाली कैपिटल के लिख लेना, 273 के, तथा जल का क्वथनांक यानी कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, 373 के अंकित होता है। केल्विन पैमाना पर बर्फ का गलनांक 273 के तथा जल का क्वथनांक 373 के अंकित होता है। हम ठीक है, तो मतलब पता चल गया कि भाई 0 डिग्री सी में कितना और ऐड करेंगे तो वो केल्विन स्केल बन जाएगा। अगर केल्विन स्केल में किसी भी चीज को कन्वर्ट करना है, कोई भी टेम्परेचर, कोई भी तापमान को, अगर उसको सेंटीग्रेड स्केल यानी कि सेल्सियस स्केल में दिया हुआ है और पूछ रहा है कि वही बराबर केल्विन स्केल में कितना होगा, तो उसमें कितना ऐड करोगे, 273, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है कि बर्फ का जो ये है मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सी था सेंटीग्रेड में, और केल्विन में कितना है 273 है, मतलब 273 मेल्टिंग पॉइंट बोल रहे हैं, बॉइलिंग नहीं। 0 में 273 ऐड कर देंगे, डिग्री सी में 0 बोल रहे हैं, सॉरी, डिग्री सी में अगर 273 हम ऐड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, केल्विन स्केल बन जाएगा। फिर से बता रहे हैं, बर्फ का जो हम लोग का क्वथनांक था वो कितना था, सेल्सियस स्केल में कितना था, 0 डिग्री से था, और केल्विन स्केल में कितना है 273 है। मतलब किसी भी टेम्परेचर को अगर डिग्री सी से बोलेगा कि केल्विन में कन्वर्ट करना है तो उसमें कितना ऐड करना होगा, 273। ठीक है, तो ये लिख लो। उपयुक्त से स्पष्ट है कि, उपयुक्त से थोड़ा बगल अगल बगल भी देख लिया करो, अगर एक आध स्टूडेंट को नहीं समझ में आए तो क्या बोले करने से बेटर है कि बगल में थोड़ा देख लिया करो। ठीक है, अगर सबको नहीं समझ में आ रहा तो ठीक है, एक आध को कई बार होता है कि नहीं वर्ड्स नहीं पकड़ पा रहे हैं तो थोड़ा बगल देख लिया करो। उपयुक्त से स्पष्ट है
कि सेल्सियस पैमाने पर, कि सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री का ताप, 0 डिग्री का ताप केल्विन पैमाने पर, केल्विन पैमाने पर कितना 273 के बराबर होता है। 273 यानी कि 273 के बराबर होता है। नीचे ये फॉर्मूला लिख लेना, K इज इक्वल टू कि क्या लिखोगे, K इज इक्वल टू डिग्री C प्लस 273। K इज इक्वल टू डिग्री C प्लस 273। यहां तक प्रीटी क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। नेक्स्ट तीसरा स्केल लिखो, फ़ारेनहाइट स्केल। स्केल का नाम है इसमें, मतलब किसका मतलब अगर किसी भी टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस से अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है तो ये फॉर्मूला है। यही तो पीछे तो लिखा है, अभी जस्ट जो लाइन लिखा है वही तो लिखवाए हैं कि स्पष्ट है कि सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री ताप जो होता है वो केल्विन में 273 के बराबर होता है। तो कोई भी डिग्री सी ताप को अगर केल्विन में करना है तो उसको डिग्री सी को कितने से ऐड कर देना है, 273 से। जैसे आइडियल बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो कितना होता है, 36.9 कहीं देता है, कहीं 37 डिग्री सी देता है। तो उसी को केल्विन में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 37, मान लो 37 पकड़ लो, तो 37 प्लस 273 सिंपल, उसको केल्विन में कर देंगे तो 277 हो गया 280, 310 केल्विन। ये हो जाएगा बॉडी टेम्परेचर। अगर पूछेगा कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर, ह्यूमन बॉडी का तापमान केल्विन स्केल में बताओ, तो अगर तुमको डिग्री सी में याद है कि 37 डिग्री सी है तो सीधा हो जाएगा 310 केल्विन। ठीक है। कहीं कहीं 37 देता है, कहीं 36.9 देता है, कहीं फ़ारेनहाइट में 98.4 देता है, कहीं 98.6 देता है। ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखो, फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल यानी कि फ़ारेनहाइट पैमाना, हिंदी में फ़ारेनहाइट पैमाना। इस पैमाना पर, इस पैमाना पर बर्फ का गलनांक, इस पैमाना पर बर्फ का गलनांक 32 डिग्री F, इसमें इसको डिग्री F से करते हैं, 32 डिग्री F। ठीक है। 32 डिग्री F यानी कि 32 डिग्री F तथा जल का क्वथनांक, तथा जल का क्वथनांक कितना, 212 डिग्री F, 212 डिग्री F अंकित होता है। देखो कोई भी स्केल, कोई भी पैमाना जो होता है ना, कोई भी स्केल होता है वो एक स्टैंडर्ड चीज से लिया जाता है। एक हम बेसिक फिजिक्स का बात बता रहे हैं। कोई भी स्केल जो होता है, जैसे हम बोलते हैं कि हम 5 फीट लॉन्ग है, या ये जो है कपड़ा लेते हैं ना, ये 1 मीटर, ये 4 मीटर का कपड़ा है, तो वो 1 मीटर का एक हम लोग एक स्टैंडर्डाइजेशन किए कि ये स्टैंडर्ड रॉड को, इस साइज को हम 1 मीटर बोलेंगे, और वो साइज हमको याद नहीं आ रहा है, कहीं के लेबोरेटरी में रखा हुआ है कि इस टेम्परेचर पे इतने बड़े चीज को हम लोग 1 मीटर बोलेंगे। ठीक है। और उसी के हिसाब से पूरे वर्ल्ड में चलता है, मीटर वो सिस्टम चलता है कि एक फिक्स्ड पैमाना मान लेते हैं, उसी के हिसाब से बाकी लोग। नहीं तो हम बोलेंगे कि हम इसको 4 मीटर बोल रहे हैं, हम बोलेंगे इसको भी 4 मीटर बोल रहे हैं, जिसको जो मन आएगा वो बोलेगा, तो फिर तो किसी भी बात का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो एक फिक्स्ड चीज माना जाता है जिससे कि पूरा स्केल सिस्टम निकाला जाता है। ठीक है। ये बेसिक मैथमेटिक्स और फिजिक्स की बात है कि कोई भी एक फिक्स चीज माना जाएगा, उसी से स्केलिंग किया जाता है। जैसे एक फिक्स्ड 1 मीटर का रॉड कहीं रखा हुआ है, उसी के हिसाब से हम बोलते हैं कि हाँ ये दूरी को 1 मीटर मानते हैं। वैसे ही जैसे टेम्परेचर स्केल है, वैसे ही जब हम लोग टेम्परेचर का स्केल बना रहे हैं, यानी कि पैमाना बना रहे हैं, टेम्परेचर का जब तापमान का पैमाना बना रहे हैं, तो उसमें भी कोई चीज फिक्स्ड होना चाहिए जिसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि हाँ इसका इतना टेम्परेचर है, इसमें
कोई भी पैमाना, मान लो डिग्री सी हुआ, केल्विन हुआ, फ़ारेनहाइट हुआ, किसी भी पैमाना को एक स्टैंडर्ड मानना पड़ेगा ना, कि एक स्टैंडर्ड पॉइंट से हम बनाएंगे कि हाँ इससे इतना पे ये गल रहा है, या इतना पे ये हो रहा है, ये तापमान जो होता है वो इतना, ये 32 बोल रहे हैं मतलब इतना डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब उसका टेम्परेचर यही है। कोई भी पैमाना डिसाइड करने के लिए एक स्टैंडर्डाइजेशन करना पड़ेगा ना, वही स्टैंडर्डाइजेशन हम लोग गलनांक और क्वथनांक से करते हैं। जो स्केल का पैमाना होता है, जो स्केल होता है किसी भी टेम्परेचर स्केल, जैसे हम डिग्री सेल्सियस बोल रहे हो कि ये इतने ही डिग्री सेल्सियस का है, मान लो मेरे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सी हम बोल रहे हैं, ये 37 ही डिग्री सी क्यों है, और इसका मान लो कोई ठंडा चीज को हम 37 डिग्री सी बोल रहे हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? एक स्केल होना चाहिए ना, एक जीरो होना चाहिए, जिससे डिसाइड होना चाहिए। तो वो जीरो जो है वो यहां पे जीरो हर केस में तो अलग अलग हो जाएगा, तो इसीलिए उस जीरो को हम मानते हैं बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट एक फिक्स्ड गैप ऑफ ऊष्मा पे होता है, तो इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से हम उस स्केल को डिसाइड करते हैं कि उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है उस स्केल में, और उससे फिर स्केल डिसाइड होता है। जैसे अगर फ़ारेनहाइट स्केल है तो उसमें बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, यानी कि क्वथनांक क्या हो जाएगा, सॉरी हाँ क्वथनांक सही तो बोल रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा 212, और गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट कितना हो जाएगा 32। और वही चीज अगर सेल्सियस स्केल में करें तो कितना पे हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट गलनांक 0 डिग्री सी, और क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा 100 डिग्री सी। उसी को केल्विन स्केल में करें तो 273 और 373 बन जाता है। बात समझ में आ रहा है कि ये स्केल बनाने के लिए उसको उसके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट को देखते हैं और उससे उस स्केल को बनाते हैं। ये एक बेसिक बात बता रहे हैं, नहीं समझ में आया तो चलेगा, बात हम मतलब क्यों हर में अलग अलग हो रहा है इसीलिए हम बताना चाह रहे थे कि कोई भी चीज तुम जैसे हम बोलते हैं कि ये इतना मीटर का है या ये इतना किलोमीटर है, तो एक स्टैंडर्ड स्केल कहीं होगा, उसके हिसाब से डिसाइड होगा ना। वही चीज टेम्परेचर में स्टैंडर्ड स्केल उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट से निकालते हैं, बस यही है। ठीक है, अब सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्जन लिख लो। सेल्सियस, ये इस पे क्वेश्चन बहुत आता है, ये न्यूमेरिकल बहुत बार बहुत एग्जाम पूछा है, ये बिल्कुल याद रखना। सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट पैमानों में संबंध, सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट पैमानों में संबंध, कोई बता सकता है? वेरी गुड। C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। ये दिख रहा है? अच्छा, ये इसका अब इस चीज में एक चीज हम करके दिखाते हैं। अभी जो जस्ट स्केल वाला बताए थे, हम क्या बोले थे कि गलनांक बर्फ का फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पे कितना है 32। अगर इसमें हम 32 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 32 माइनस 32 क्या हो जाएगा 0 डिवाइडेड 5/9 कितना हो जाएगा 0। 0 का मतलब डिग्री सी में कितना आ जाएगा वो 0। तो मिल रहा है जो इस फ़ारेनहाइट में 32 पे जो वो हो रहा था मेरा मेल्टिंग पॉइंट, सेम चीज मेरा किस पे हो रहा है डिग्री सी पे हो रहा है, और वैसे ही डिग्री सी से डिग्री के में कर रहे हैं। तो ये कन्वर्जन बहुत बार पूछा हुआ है। इसमें एक क्वेश्चन लिखो, कौन से तापमान पर डिग्री सी यानी कि डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट डिग्री एफ बराबर होता है? कौन से तापमान पर डिग्री सी एवं डिग्री एफ बराबर होता है? एक आंसर आया 40, और बोलो -40, बाकी लोग सॉल्व करो। -273। हम क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कौन से तापमान पर डिग्री सी और डिग्री एफ बराबर होता है, मतलब उसके आगे डिग्री सी लिखो या डिग्री एफ लिखो, वो एक ही उष्मा के बारे में बताएगा कि उतना ही उष्मा को वो डिग्री सी में भी लिखो डिग्री एफ में भी लिखो, वो बराबर नंबर देगा।
40। ठीक है, सबका आंसर आ रहा है? कुछ नहीं है, एक को पुट कर दो यहां पे, एफ को एफ बराबर सी है तो कहीं पे किसी एक को पुट कर दो, या तो सी को एफ लिख दो या एफ को सी लिख दो और सॉल्व कर दो इक्वेशन, तो वो आंसर आ जाता है -40। तो इसको डिग्री सी भी लिख सकते हैं और -40 डिग्री एफ भी लिख सकते हैं। सेम ऊष्मा पे दोनों -40 दोनों इसमें टेम्परेचर है, ये याद रहना चाहिए। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा है कि कितने पे सेम रहता है, वहां पे बैठ के इतना कैलकुलेट करोगे तुम्हारा 20-25 सेकंड फालतू में चला जाएगा, ये 1-2 सेकंड का आंसर है। ठीक है, तो ये -40 याद ही रखना कि -40 पे डिग्री सी और डिग्री एफ बराबर होता है। इसको कहीं मतलब ऐसे टिक कर देना, बॉक्स मार के -40 के ऊपर बॉक्स बना के उसको टिक कर देना अच्छे से, मतलब डबल टिक या जो भी तुम लोग का साइन हो अपना वो बना देना कि इसको याद रखना है हमको। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार बहुत सारे एग्जाम में पूछा है, हो सकता है एग्जाम के हड़बड़ी में कैलकुलेट करने में माइनस प्लस छूट जाए, जैसे अभी किसी का छूट गया था। ठीक है, ये याद रहेगा तो तुम्हारा 20-25 सेकंड बच जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, मतलब तुम देखोगे ना इससे पूछता है, दोनों हो जाएगा ना, डिग्री सी और डिग्री एफ के बराबर है तो यूनिट क्या हो जाएगा? डिग्री सी भी बोल सकते हो उसको, डिग्री एफ भी बोल सकते हो, -40 डिग्री सी भी बोल सकते हो, डिग्री एफ, क्योंकि दोनों यूनिट में बराबर हो रहा है, एफ बराबर सी मान रहे हैं ना हम लोग, तो इसका यूनिट दोनों हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन यही है ना कि तापमान कौन से तापमान पे दोनों बराबर हो। ठीक है, ये याद रखना, सबको याद हो गया ना कितना है डिग्री सी डिग्री एफ बराबर -40। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो, ताप परिवर्तन के प्रभाव। ताप परिवर्तन के प्रभाव मतलब टेम्परेचर जब चेंज करते हैं, तापमान जब चेंज करते हैं तो उससे क्या इफेक्ट आता है। ठीक है, इसमें लिखो, अच्छा तुम ही लोग बताओ पहले लिखने के पहले कि ताप परिवर्तन से क्या होता है। एक जल उठा लिया हम, पानी उठा लिया, उसमें परिवर्तन से क्या हो रहा है? वो अगर बहुत ठंडा कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? वो आइस आइस बन रहा है, आइस बन रहा है मतलब उसका क्या चेंज हो रहा है? उसका स्टेट चेंज हो रहा है। वेरी गुड, हम स्टेट वर्ड सुनना चाह रहे थे कि उसका स्टेट चेंज हो रहा है। स्टेट मतलब वो क्या हो जा रहा है? वो जल से वो ठोस में हो जा रहा है, मतलब लिक्विड से वो सॉलिड में हो जा रहा है। और वैसे ही अगर टेम्परेचर लिक्विड का अगर बढ़ाते जाए अगर, तो क्या हो जाएगा? वो गैस में बन जाएगा, यानी कि वेपर में बन जाएगा। वो जैसे जैसे उसका स्टेट बदल रहा है, जैसे जैसे तापमान बढ़ा या घटा रहे हैं उसकी अवस्था यानी कि स्टेट को बदल देता है, किसी भी वस्तु के स्टेट को वो बदल देता है तापमान से। तो इसमें लिखो ताप बढ़ाकर ठोस को द्रव अवस्था, ताप बढ़ाकर, तुम लोग को समझ में आया? ठोस मतलब सॉलिड। ठीक है, ताप बढ़ाकर ठोस को द्रव अवस्था मतलब सॉलिड को लिक्विड में, द्रव मीन्स लिक्विड में, ताप बढ़ाकर ठोस को द्रव अवस्था में और द्रव को गैसीय अवस्था में, और द्रव को गैसीय अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। में परिवर्तित किया जा सकता है, और वाइस वर्सा, उसका जस्ट उल्टा। मतलब अगर ताप घटाएंगे तो गैस को द्रव में और द्रव को बर्फ में। पूरा लिखने का जरूरत नहीं है, खाली वाइस वर्सा लिख दोगे तो बात बराबर है। ठीक है, पहला हेडिंग डालो, इसके अंदर पहला हेडिंग डालो गलन। ताप परिवर्तन के प्रभाव के अंदर बता रहे हैं, पहला हेडिंग इसके अंदर, पहला हो गया गलन यानी कि मेल्टिंग। ठीक है, इंग्लिश में मेल्टिंग, हिंदी में गलन। वह प्रक्रम जिसमें गर्म करने पर, वह प्रक्रम जिसमें गर्म करने पर ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित होता है, गलन कहलाता है। गर्म करने पर ठोस पदार्थ
द्रव में परिवर्तित होता है, कॉमा, गलन कहलाता है। मींस सॉलिड टू लिक्विड को हम लोग सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्जन को हम लोग मेल्टिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ लिखो। यहां पे एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये सबको पता है, लेकिन ये वर्ड भूल जाते हैं, हम बताएंगे किसको अंडरलाइन करना। वह ताप जिस पर ठोस पदार्थ गलता है, वह ताप जिस पर ठोस पदार्थ गलता है और वायुमंडलीय दबाव, वायुमंडलीय दाब, दबाव नहीं दाब, मींस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, इंग्लिश में एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको लिखना। वह ताप जिस पर ठोस पदार्थ गलता है और वायुमंडलीय दाब पर बर्फ में परिवर्तित होता है, पर बर्फ में परिवर्तित होता है, पदार्थ का गलनांक कहलाता है। पदार्थ का गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, इंग्लिश में वह ताप जिस पर ठोस पदार्थ गलता है और वायुमंडलीय दाब पर द्रव में परिवर्तित होता है, पदार्थ का गलनांक कहलाता है। यहां पे एक बात हम जो बोले थे कि ये तो सबको पता है भाई, जो गलता है जिस भी टेम्परेचर पे वो गल जाएगा, जिस भी तापमान पे वो बल जाएगा, उसका वो गलनांक कहलाएगा। मतलब जिस भी टेम्परेचर पे वो सॉलिड से लिक्विड में आ जाएगा, वो उसका क्या कहलाया जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक कहला जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां पे एक बात और ऐड किए हैं कि वो एक फिक्स्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर प्रेशर बढ़ाएंगे और घटाएंगे तो उसमें चेंजेस आएगा, जो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, कि जैसे जैसे हम लोग प्रेशर बढ़ाएंगे या प्रेशर घटाएंगे वो हम लोग आगे देखेंगे। तो एक फिक्स्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वो चेंज होता है। 0 डिग्री सी पे वो जो है, अगर डिग्री सी है, अगर फिक्स्ड एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, तभी वो बर्फ से पानी में बनेगा। ठीक है, और उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, उसका गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट बोल रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा है ये बात? यहां पे एक वायुमंडलीय दबाव वाला बात की है ना इस लाइन में, कि एक वायुमंडलीय दबाव पे ही जो गलता है उसी को हम उसका गलनांक बोलते हैं। ये जो हम बोल रहे हैं कि 0 डिग्री सी पे जो है बर्फ पानी में गल जाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, 0 डिग्री सी क्या बोल रहे हैं, बर्फ पानी का गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट बोल रहे हैं। ये एक फिक्स्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बात कर रहे हैं। अगर प्रेशर बढ़ा देंगे, जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो बढ़ा देंगे किसी तरह, या प्रेशर को घटा देंगे, तो वो गलनांक जो है वो बढ़ और घट जाएगा। ठीक है, इसीलिए एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे जो होता है एक फिक्स्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि एक फिक्स्ड वायुमंडलीय दाब पे जो होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गलनांक बोलते हैं। ठीक है, बर्फ का तो सबको पता है, लिख लो, बर्फ का तो लिखने का जरूरत भी नहीं है, 0 डिग्री सी। ठीक है, बाकी इसका लिख लो, मोम का, मोम का ज्यादा होगा 0 से या कम होगा? ज्यादा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है भाई। मोम जो तुम्हारा मोमबत्ती भी मोम से बना होता है ना, वो 0 डिग्री सी पे गल जाता है। अभी 25 डिग्री से मान लो रूम का टेम्परेचर होगा, 25-30 उस पे गल जाता है, वो नहीं गलता है ना, तो मतलब और ज्यादा होगा। जितने पे वो गल जाए वही उसका क्या हो गया, गलनांक। कोई भी वस्तु का गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट क्या हुआ, जितने पे वो गल जाए, मतलब कि सॉलिड से वो लिक्विड में जाए। तो मोमबत्ती को यहां रख देंगे तो वो लिक्विड में चला जाएगा? नहीं जाएगा, जब तक कि उसमें आग नहीं लगाएंगे, हीट नहीं देंगे उसको। तो उसका होता है 63 डिग्री सी। ठीक है, लोहा का क्या होगा, ज्यादा होगा कि कम होगा? बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, लोहा तो एकदम गर्म करके हीट करके भी वो जल्दी गलता नहीं है, उसका शेप चेंज कर, देखे ना लोहार के यहाँ वो हल्का गर्म कर देते हैं, मोड़ते हैं उसको, लोहा तोड़ते रहते हैं, तब भी नहीं गलता रहता है, बहुत ज्यादा होता है। तो लोहा का लिख लो, आयरन का 1535 डिग्री सी, 1535, 1535।
ठीक है। एक्चुअली बढ़ और घट क्यों रहा है, कोई बता सकता है? किसी हर वस्तु का एक जैसा क्यों नहीं है? हर किसी वस्तु का, बर्फ का 0 ही है, मोम का 63 हो गया, उसका 1535 हो गया, किसी का ज्यादा और कम क्यों होता है? क्या, जोर से बोलो तो। वेरी गुड। किसी भी ऑब्जेक्ट के इंटरमोलिकुलर फोर्स, यानी कि जो जो अणु से बने होते हैं, जिस उनके बीच का जो आकर्षण बल है, कोई भी चीज जो होता है वो छोटे छोटे अणु मतलब एटम से बने होते हैं, उनके बीच का जो आकर्षण बल है उस पे डिपेंड करता है। जहां ज्यादा बल होगा उसको उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और जहां कम बल होगा आपस में उसके एटम्स के बीच, वहां पे मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो कण जो होते हैं ना, जो परमाणु, जो कण होते हैं, छोटे छोटे कणों और परमाणु, उनके बीच एक बल होता है ना, एक अट्रैक्शन फोर्स, आपसी बल होता है। ठीक है, कोई भी चीज हम जो बने हुए हैं वो छोटे छोटे एटम से बने हुए हैं, छोटे छोटे अणु से, परमाणु से बने हुए हम लोग। ठीक है, तो वो जो होता है सब आपस में कैसे जुड़ा हुआ है, हम छितरा क्यों नहीं गया है सब लोग? ठीक है, सब लोग, क्योंकि उसके अंदर एक अट्रैक्शन है, एक आपस में खिंचाव है, एक बल है जिससे खींच रहा है। तो जिसमें ज्यादा बल होगा उसको तोड़ना ज्यादा मुश्किल होगा। उष्मा से क्या है, जैसे उष्मा दे रहे हैं वो उसमें वाइब्रेशन हो रहा है और वो थोड़ा लूज हो जा रहा है, और जिससे उसका स्टेट बदल जा रहा है, वो और लूज होगा, वो निकल जाएगा, अपना स्टेट छोड़ देगा, तो वो गैस बन जाता है। तो जिसमें ज्यादा बल होगा उसको ज्यादा उष्मा देना पड़ेगा, मतलब उसको ज्यादा तापमान पे उसका गलनांक होगा। और जिसमें कम बल होगा, जिसके अणु में अंदर, उसमें क्या होगा, उसमें कम तापमान पे भी वो अपनी अवस्था को बदल लेगा, यानी कि वो सॉलिड से वो लिक्विड में चला जाएगा। ठीक है, एक लाइन लिख लो इसमें, किसी ठोस का गलनांक, किसी ठोस का गलनांक, काफी अच्छा आंसर दिया था पीछे से जो दिया था इंग्लिश में, किसी ठोस का गलनांक उसके कणों, किसी ठोस का गलनांक उसके कणों, मींस यहां पे परमाणु और अणु सब बात कर रहे हैं, एटम्स की बात कर रहे हैं, बेसिकली एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है, के बीच आकर्षण बल की माप है, के बीच आकर्षण बल की माप है। ठोस पदार्थ का गलनांक जितना अधिक होगा, इसी में वो उसी चीज को लिखवा देने, जितना अधिक होगा उसका क्या होगा, तुम बताओ, उसमें क्या होगा, जितना ज्यादा गलनांक अधिक है उसमें बल ज्यादा है कि कम होगा, ज्यादा होगा, तो वही लिखवा देना कि जिस ठोस पदार्थ का गलनांक जितना अधिक होगा, ठोस पदार्थ का गलनांक जितना अधिक होगा, उसके कणों के बीच आकर्षण बल, उसके कणों के बीच आकर्षण बल उतना ही अधिक होगा, उसके कणों के बीच आकर्षण बल उतना ही अधिक होगा। ठीक है, इंग्लिश वाले सिंपल मेल्टिंग पॉइंट ऐसे कर देना, मेल्टिंग पॉइंट हायर, मतलब उसका क्या हो जाएगा, इसका मतलब हुआ उसका जो आकर्षण बल है, जो मॉलिक्यूलर उस फोर्स है जो उसके बीच, वो जो है वो हाई होगा, ये हाई तो ये हाई, सिंपल। ठीक है, इतना हम जैसे हम पूरा ऐसा पैराग्राफ बन रहा है, जो लोग है चाहते तो अपने वर्ड्स में भी लिख लिया करो, ऐसा जो हम एग्जैक्ट वर्ड्स बोल रहे हैं वो लिखने का जरूरत नहीं है। जैसे हम ये बोले तो तुम लोग भी हिंदी में भी ऐसे सीधा लिख लिए होते कि क्वथनांक गलनांक ज्यादा है तो बल ज्यादा है, बस सीधा गलनांक के ऊपर एक एरो, बल के ऊपर एक सीधा एरो, हो गया, सिंपल। नेक्स्ट लिखो नंबर 2, नंबर 1 हम लोग पढ़े थे गलन, नंबर 2 अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्वथन, वेरी गुड, यानी कि बॉइलिंग। ठीक है, क्वथन यानी कि बॉइलिंग। सबको समझ में आ रहा है, तुम लोग को समझ में आ रहा है पीछे? ठीक है, यहां तक कोई डाउट है? जितना ज्यादा फोर्स होगा ऑब्वियस सी बात है उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। ठीक है, जितना ज्यादा उसमें बल होगा उसका क्वथनांक उतना ज्यादा होगा। नहीं समझ में आई ये बात?
अणु के बीच, किसी भी चीज के अणु के बीच जितना ज्यादा बल होगा आपस में, उतना उसको मेल्ट कर, उसको पिघलाना उतना मुश्किल होगा ना, उसका स्टेट बदल लेना। पिघलाना मतलब क्या बोल रहे हैं, उसको ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में डाल रहे हैं, तो उसको उतना ज्यादा ऊष्मा चाहिए होगा एक अवस्था से ज्यादा में, मतलब उसका ऊष्मा ज्यादा चाहिए होगा, मतलब उसका क्या बढ़ जाएगा, जितना ज्यादा ऊष्मा बढ़ाएंगे उससे उस एक अवस्था से दूसरे अवस्था में जाने के लिए ज्यादा ऊष्मा देना पड़ रहा है, मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है, उसका क्वथनांक क्या हो रहा है, ज्यादा हो जा रहा है। यही तुम पूछ रहे थे, नहीं समझ में आ रहा है अभी तक? एक बार देख लो, यहां तक देख लो, थोड़ा सा आंसर नहीं है, हम चाह रहे थे कि सब लोग आंसर दो। एक बार यहां तक पढ़ो तो, जो हम बताए हैं क्वथनांक में, क्वथन में, सॉरी गलनांक में, गलन में। एक बार मेल्टिंग पढ़ो तो पूरा, गलनांक और मेल्टिंग। सबसे ज्यादा किसका होता है मेल्टिंग पॉइंट, देखना पड़ेगा हमको, हमको भी नहीं याद है किसका सबसे ज्यादा होता है। इसका आयरन वगैरह का बहुत हाई होता है, आयरन स्टील का होता है। सबसे हाई किसका है ये हमको देखना पड़ेगा। बहुत सारे मेटल है, वो अलग अलग कंपाउंड का चेंज होता जाएगा ना, तो वैसा अगर कोई निकाला हुआ है कि हमको नहीं पता, गूगल करके एक बार देख के हमको भी बताओ कि क्या है। देखो एक बार, कि टंगस्टन का सबसे ज्यादा, टंगस्टन का ना कितना है, 3420। अच्छा ठीक है, सबसे ज्यादा गलनांक कौन से वस्तु का है, तो वो टंगस्टन का है। तीन 3420 बोल रहे हो ना, तीन 3414। अच्छा यही ना, 3414। अच्छा ठीक है, वो उतना वेरिएशन +6 डिग्री का, जब 3400 पे खेल रहे हैं तो वो +6 डिग्री का 3414 दिया हो या 420, ये बोला एनसीईआरटी में 420 दिया हुआ है। हाँ ठीक है, तो वो उतना वेरिएशन वो चलेगा। एग्जाम में 416 भी दे तो तुम उसको मार्क कर सकते हो, ठीक है। 4 ऑप्शन वाला एग्जाम में ऐसे भी यहाँ पे एसएससी में, तो उसको वो कर सकते हो। सबसे ज्यादा गलनांक जो होता है तुम्हारा वो टंगस्टन का होता है, ठीक है। अच्छा यहां तक हम जो पढ़ने बोले थे सबको समझ में आया, गलन और गलनांक। अच्छा तुम लोग, अब हम क्वेश्चन पूछेंगे, सब लोग समझ में आ गया तो तुम बताओ, बल अगर किसी दो अणु के बीच बल ज्यादा होगा तो उसका वैसे वस्तु का गलनांक बढ़ेगा या कम होगा। इससे पूछे हैं, जिससे पूछे हैं वो बता, गलनांक बढ़ेगा। अच्छा तुम बताओ, यहां से तुम बताओ, गलना अगर दो वस्तु के बीच किसी वस्तु में दो अणु के बीच गलनांक बल अगर कम है तो गलनांक कम होगा या ज्यादा होगा, कम होगा, ठीक है। क्यों कम होगा, क्योंकि उसको दूसरे स्टेट में जाने के लिए क्या होगा, कोई और बताओ, आगे पीछे से बताओ। अगर उसको दूसरे अवस्था में जाने के लिए उसको ऊष्मा ज्यादा चाहिए होगा या कम, बल अगर कम है हम बोल रहे हैं तो कम ऊष्मा चाहिए होगा। कम ऊष्मा चाहिए होगा मतलब उसका जो ये है तुम्हारा गलनांक है, जो उसका मेल्टिंग पॉइंट है वो कम तापमान पे हो जाएगा। कम तापमान पे मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जिसमें ज्यादा एनर्जी वो उसका ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट हेडिंग क्वथन, ठीक है। क्वथन यानी कि बॉइलिंग। इसमें लिखो वह प्रक्रम जिसमें गर्म करने पर, वह प्रक्रम जिसमें गर्म करने पर द्रव पदार्थ तीव्रता से वह प्रक्रम जिसमें गर्म करने पर द्रव पदार्थ तीव्रता से गैस में परिवर्तित होता है, गैस में परिवर्तित होता है, क्वथन कहलाता है, ठीक है। मतलब इंग्लिश में लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे, बॉइलिंग बोलेंगे, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट नहीं, उसको हम लोग बॉइलिंग बोलेंगे। लिक्विड स्टेट से जब गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है उसको हम लोग बॉइलिंग बोलते हैं।
नेक्स्ट लिखो इसी में, जैसे हम लोग पीछे लिखवाए थे क्वथनांक, तो सॉरी गलनांक, तो यहां पे क्या लिखाएंगे? क्वथनांक लिखाएंगे। क्वथनांक क्या होगा? जैसे पीछे में डेफिनेशन था वैसे यहां पे डेफिनेशन होगा। कोई बताओ, यहां से बताओ, तुम बताओ। हाँ, बॉइलिंग, इंग्लिश में तुम कंफर्टेबल हो? हाँ, बॉइलिंग पॉइंट बताओ। ज्यादा कम नहीं हम पूछे, बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन हम पूछे हैं। जैसे वहां मेल्टिंग पॉइंट बताए थे डेफिनेशन, वैसे ही बॉइलिंग पॉइंट का क्या डेफिनेशन होगा? 100 डिग्री से जरूरी नहीं है ना, वैसा तुम सही डायरेक्शन में, जैसे ये क्या बोला कि 100 डिग्री से सी से ज्यादा तापमान कर देंगे तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसी को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बोल रहे हैं। लेकिन ये बॉइलिंग पॉइंट नहीं है। ये बॉइलिंग पॉइंट अगर हम पूछते पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है तब सही होता है। इसमें एक वर्ड हमको हटाना पड़ेगा, इसमें एक वर्ड क्या हटाना पड़ेगा? 100 डिग्री से हटाना पड़ेगा। 100 डिग्री से वह तापमान जिससे कि कोई भी चीज जो है वो गैस में, कोई भी द्रव जो है वो गैस में परिवर्तित हो जाता है, वो उसका क्या कहलाता है? बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक। बात समझ रहे हो? ये जो अभी क्या बोला कि 100 डिग्री सी पे लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है, उसी को हम लोग क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो 100 डिग्री सी जो बोला वो तो 100 डिग्री सी किसके लिए था? वो वाटर के लिए था। लेकिन जब हम लोग क्वथनांक की बात कर रहे हैं यानी कि बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो वो सिर्फ वाटर के लिए नहीं ना बात कर रहे हैं, वो हर वस्तु के लिए बात कर रहे हैं। तो कोई भी वस्तु जो द्रव अवस्था से गैसियस अवस्था में चला जाए जिस तापमान पे, उसी तापमान को हम लोग उस वस्तु का क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट यानी कि उसका क्वथनांक। यहां पे एक वर्ड अभी भी मिसिंग है इस डेफिनेशन में, एक वर्ड, ये जो डेफिनेशन बोले अभी भी यहां पे। वेरी गुड, वायुमंडलीय दाब पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जब वो लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। मतलब वायुमंडलीय दाब पर द्रव अवस्था से गैसियस अवस्था में जब कन्वर्ट होता है कोई भी वस्तु, तो वो उस वस्तु का क्या कहलाता है? क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। आप समझ में आया? एक वर्ड जो मिसिंग था वो क्या था? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब पर। ठीक है, वेरी गुड, यही वर्ड, यही आंसर हम चाह रहे थे। ठीक है, चलो लिखो इसमें, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखना इसी में, वह ताप जिस पर द्रव उबलता है, वह ताप जिस पर द्रव उबलता है और वायुमंडलीय दाब पर तीव्रता से गैस में परिवर्तित होता है, द्रव का क्वथनांक कहलाता है। कॉमा देके, द्रव का क्वथनांक कहलाता है। मतलब वैसा टेम्परेचर जिस पे लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो वो उस लिक्विड का क्या कहलाएगा? बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक। सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, इसमें भी वैसे ही अलग अलग चीजों का लिख लो। वाटर का सबको पता है, लिखवाने का जरूरत नहीं है। क्या है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट? 100 डिग्री सी। ठीक है, नेक्स्ट लिखो तुम अल्कोहल का। अल्कोहल का कितना होगा बताओ कोई? वेरी गुड, 78 डिग्री सी। पारे का, पारा मीन्स ये मर्क्यूरी, उसका ज्यादा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। 357 डिग्री सी, 357 डिग्री सी। लिक्विड मेटल है ना पारा, पारा को लिक्विड मेटल है एक्चुअली, वो लिक्विड स्टेट में रहता है और मेटल है पारा।
ये अभी परसों ही एक एग्जाम का हम देख रहे थे, कोई पेपर हमको दिखा रहा था बीएड वाले में, उसमें पूछा था कि पारा जो होता है वो क्या होता है, लिक्विड मेटल। सबको समझ में आ रहा है यहां तक? नेक्स्ट लिखो 357 डिग्री सी, 357, ये 5 है, 357 डिग्री सी। नेक्स्ट लिखो, तीसरा लिखो संघनन। संघनन या द्रवन, एक सेकंड देखना पड़ेगा इसका इंग्लिश। संघनन या द्रवन, आई थिंक सब्लिमेशन नहीं, कंडेंसेशन, हाँ कंडेंसेशन, सॉरी सब्लिमेशन तो वो तुम्हारा डायरेक्ट जो गैस में कन्वर्ट हो जाता है उसको सब्लिमेशन बोलते हैं, कंडेंसेशन इंग्लिश में कंडेंसेशन। संघनन या द्रवन, कंडेंसेशन इंग्लिश में कंडेंसेशन, ठीक है। कंडेंसेशन सबको पता है, या संघनन क्या होता है इसमें, उल्टा चलेंगे, अगर गैस को ठंडा करने पे क्या बना दे, द्रव अवस्था में बना दे, गैस को अगर ठंडा करने पे द्रव अवस्था में बना दे तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, संघनन या कंडेंसेशन। तो इसमें लिख लो शीतलन द्वारा, मींस कूलिंग, इंग्लिश में कूलिंग, शीतलन द्वारा गैस या वाष्प को, शीतलन द्वारा गैस या वाष्प को द्रव में परिवर्तित करने के प्रक्रम, द्रव में परिवर्तित करने का प्रक्रम, शीतलन द्वारा गैस या वाष्प को द्रव में परिवर्तित करने का प्रक्रम संघनन या द्रवन कहलाता है। संघनन या द्रवन कहलाता है। अच्छा, ये किसका उल्टा है, जस्ट बॉइलिंग का, मतलब क्वथन का जस्ट उल्टा है। तो इसमें लिख लो संघनन, संघनन कॉमा क्वथन का विपरीत प्रक्रम है। संघनन कॉमा क्वथन का विपरीत प्रक्रम है। एक बार फिर से हम इंग्लिश वालों के लिए बता रहे हैं, कंडेंसेशन मतलब क्या हुआ कि कूलिंग इफेक्ट से हम गैसियस, किसी भी ऑब्जेक्ट को गैसियस स्टेट से हम लिक्विड स्टेट में लाए थ्रू कूलिंग, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कंडेंसेशन। और दूसरा लाइन हम ये लिख पाए कि कंडेंसेशन जो होता है वो जस्ट उल्टा किसका होगा, बॉइलिंग का उल्टा होगा। बॉइलिंग में हम लोग लिक्विड से वेपर जा रहे थे, इसमें हम लोग वेपर से लिक्विड आ रहे हैं, तो कंडेंसेशन इज देयरफॉर जस्ट ऑपोजिट ऑफ हेलो, हाँ, तो संघनन यानी कि द्रवन वो किसका उल्टा है, क्वथन का उल्टा है, क्योंकि संघनन में क्या हो रहा है, गैसियस स्टेट से द्रव्य अवस्था में आ रहा है, और क्वथन में क्या हो रहा था, लिक्विड स्टेट यानी कि द्रव अवस्था से गैस में जा रहे थे, और इसमें जहां पे जस्ट उसका उल्टा यानी कि विपरीत हो रहा है, देयरफॉर कंडेंसेशन इज जस्ट अपोजिट ऑफ बॉइलिंग। ठीक है, नेक्स्ट लिखो
हिमीकरण, हिमीकरण, इंग्लिश में उसको फ्रीजिंग, हिमीकरण, ह में हर्षिकार, म में दीर्घिकार और करण, ठीक है। हिमीकरण यानी कि इंग्लिश में उसको फ्रीजिंग। कोई बताओ यहां पे कौन सा अवस्था में किस में जाएगा? हिमीकरण में कौन सा अवस्था से जाएगा? लिक्विड यानी कि द्रव अवस्था से ठोस अवस्था यानी कि सॉलिड में जाएगा, वही हिमीकरण है। काफी इजी है, तो इसको जल्दी से लिख लो। शीतलन द्वारा, ये सब सिंपल बात है, जल्दी जल्दी इसको इसलिए बढ़ा दे रहे हैं, लेकिन अगर किसी को डाउट आए तो प्लीज हाथ खड़ा करके बोलना। ये सब बहुत बेसिक बात है जो बीच बीच में आ रहा है, तो उसको हम जल्दी जल्दी बढ़ा रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे। यहाँ पे बहुत सारा, इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। वो प्रेशर कुकर वाला क्वेश्चन अगर देखे होगे, कोई एग्जाम दिए होगे कि क्या हो जाता है प्रेशर कुकर में, बढ़ जाता है, घट जाता है बॉइलिंग पॉइंट, बहुत बार ये सब पूछा है कि प्रेशर कुकर में खाना क्यों पक जाता है, या पूछा है पहाड़ पे जाने पे खाना जल्दी क्यों नहीं पकता है। इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत मजेदार मजेदार इससे क्वेश्चन आता है, मतलब डे टू डे लाइफ का क्वेश्चन आता है इससे, ठीक है। चलो, शीतलन द्वारा द्रव को ठोस में परिवर्तित करने के का प्रक्रम, शीतलन द्वारा द्रव को ठोस में मींस लिक्विड टू सॉलिड स्टेट में परिवर्तित करने का प्रक्रम, कामा हिमीकरण कहलाता है। ठीक है, इसमें यह किसका विपरीत हो जाएगा? मेल्टिंग यानी गलन का विपरीत हो जाएगा। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में लिख लो, हिमीकरण क्या हुआ? हिमीकरण में क्या हो रहा है? लिक्विड से सॉलिड हो रहा है, और मेल्टिंग में क्या हो रहा था? सॉलिड से लिक्विड हो रहा था। तो इसीलिए ये सॉलिड से लिक्विड का अपोजिट हो गया ना, लिक्विड से सॉलिड। तो मेल्टिंग का ये जस्ट अपोजिट हो गया, फ्रीजिंग, ठीक है ना। हिमीकरण गलन का विपरीत प्रक्रम है। हिमीकरण द्रव का विपरीत प्रक्रम है। हाँ, गलन का, सॉरी, हाँ, हिमीकरण गलन का विपरीत प्रक्रम है, ठीक है। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, किसी भी द्रव का या किसी भी ठोस का जो हिमांक होता है, जो से हिमांक क्या हुआ? जिस टेम्परेचर पे वो जम जाता है, लिक्विड से वो सॉलिड में चला जाता है, मतलब द्रव से वो ठोस में हो जाता है, वो उसका क्या हो जाएगा? हिमांक हो जाएगा। जैसे गलनांक क्या था? अभी हम लोग गलनांक पढ़े थे ना, क्या था गलनांक? कौन से स्टेट से किस में जा रहे थे? सॉलिड से लिक्विड में जा रहे थे, तो उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा हिमांक, लिक्विड से सॉलिड में जा रहे थे। ये स्टार्ट में जो एक क्वेश्चन पूछा था, अब उस पे आ रहे हैं। बर्फ का गलनांक जो होता है वो क्या होता है? अभी हम लोग पढ़े थे ऊपर में 0 डिग्री सी, लेकिन साथ में पानी का जो हिमांक होता है वो भी क्या होता है? 0 डिग्री सी ही होता है। मतलब बर्फ जो है वो पानी में बन जाएगा 0 डिग्री सी पे, और पानी जो है वो बर्फ में बन जाएगा 0 डिग्री सी पे। दोनों का हिमांक और गलनांक एक ही होता है। तो एक नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, स्टार मार्क करके लिखना, ताकि इंपॉर्टेंट सा दिखे अलग सा। द्रव का हिमांक वही होता है जो उसके ठोस रूप का गलनांक होता है, जो उसके ठोस रूप का गलनांक होता है। हाँ, ऑलवेज यही होगा हर केस में। जैसे तुम लोग बताओ, मोम का हम गलनांक लिखाए हुए थे, तो मोम का हिमांक क्या होगा? मींस मोम का
हम लोग मेल्टिंग पॉइंट लिखाए हुए थे, तो मोम का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? 63 डिग्री सी। वेरी गुड, अभी तुरंत लिखवाए ना, 2 ही 4 लोग क्यों बोल रहे हो, बाकी लोग नहीं समझे। मोम का गलनांक कितना लिखवाए थे हम लोग? 63 डिग्री सी। अभी हम लोग क्या लाइन लिखवाए कि किसी भी वस्तु का गलनांक जो होता है वही उसका हिमांक होता है, मतलब जो उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा वही उसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग नहीं, जो उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा वही उसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा। तो मोम का हम ऑलरेडी ये मेल्टिंग पॉइंट लिखवाए थे ना, कितना लिखवाए थे? 63। मतलब मोम का जो हम गलनांक लिखवाए थे 63 डिग्री सी, तो मोम का हिमांक यानी कि मोम का फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? 63 डिग्री सी। सेम हो जाएगा हर केस में। इसमें कैसे आ रहे हैं, तुमको उस समय भी बोले ना आ रहे हैं, हड़बड़ाओ मत। जस्ट इसके जस्ट नेक्स्ट टॉपिक अभी हम लोग शुरू करेंगे गुप्त ऊर्जा के कारण, तो वही इसके जस्ट इसी से निकलेगा गुप्त ऊष्मा, सॉरी गुप्त ऊर्जा नहीं, गुप्त ऊष्मा। हाँ तो इसमें लिखो, हाँ बोलो। गुप्त ऊष्मा अभी टॉपिक आएगा, जस्ट नेक्स्ट टॉपिक आएगा। ये पूछ रहा है कि कैसे दोनों बराबर कैसे है, कि 0 डिग्री से पे बर्फ पानी में भी मोम जो है वो लिक्विड में भी बन जाता है, और लिक्विड से सॉलिड में 63 डिग्री से पे बन जाता है, और सॉलिड से लिक्विड में भी बन जाता है। ये कैसे होता है? ऐसा उसमें क्या हो रहा है? बिना टेम्परेचर बढ़े या घटे उसका स्टेट चेंज क्यों हो रहा है? तो ये इस पे हम लोग आएंगे नेक्स्ट। इसके नेक्स्ट टॉपिक यही है जिसको हम लोग इंग्लिश में लेटेंट हीट बोलते हैं और हिंदी में गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। ठीक है, इसमें एक लाइन और लिख लो, ये लाइन लिखवा दिए ना हम, द्रव का हिमांक वही होता है जो उसके ठोस स्वरूप का गलनांक होता है, फुल स्टॉप। जैसे बर्फ का गलनांक, जैसे बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सी है, जैसे बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सी है, इसीलिए जल का हिमांक भी, इसलिए जल का हिमांक भी 0 डिग्री सी है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सी, देयरफॉर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज ऑल्सो 0 डिग्री सी। इंग्लिश में लिख लियो, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सी एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज ऑल्सो 0 डिग्री सी। ठीक है, इसका नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। पहले अभी आज जितना भी पढ़े उसका डिवीजन कर लेंगे। और ये होता है, एक बहुत बार इसको मन में क्यूरियोसिटी आ गया, बता देते हैं कि एक गुप्त ऊष्मा नाम का लेटेंट हीट का होता है, एनर्जी होता है। वो हीट ऐसा ऊष्मा होता है, जब भी हम ऊष्मा देते हैं, कोई भी चीज में एनर्जी हीट देते हैं या ऊष्मा देते हैं, तो उससे उसका क्या होता है? तापमान बढ़ता है, और उसमें से ऊष्मा निकलता है तो उसका तापमान घटता है। लेकिन गुप्त ऊष्मा एक ऐसा ऊष्मा है जिससे कि उसका तापमान, उसको देने से या उसके निकलने से उसका तापमान बढ़ता या घटता नहीं है, उसके अवस्था में बदलाव आता है। बर्फ को जब गुप्त ऊष्मा देते हैं तो वह बर्फ 0 डिग्री सी के पानी में बन जाता है, लेकिन उसके अवस्था में बदल जाता है, इसीलिए उसको गुप्त। गुप्त मीन्स क्या होता है? छुपा हुआ। वो ऊष्मा दिखाई नहीं देता। ऊष्मा देने से उसका टेम्परेचर बढ़ना चाहिए था। किसी भी चीज को ऊष्मा देंगे तो उसका तापमान क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब किसी भी चीज में हीट देंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन जब बर्फ में ऊष्मा लेता है शुरू में, तो जैसे ही बर्फ ऊष्मा लेता है 0 डिग्री सी पे, तो वो 0 डिग्री सी के पानी में बन जाता है। मतलब उसका तापमान में फर्क नहीं आया, लेकिन उसके अवस्था में फर्क आया। वो एक स्टेट, मतलब सॉलिड स्टेट, मतलब ठोस अवस्था से लिक्विड अवस्था यानी कि द्रव अवस्था में चला जाता है। वैसे ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा बोलते हैं, इसीलिए मेल्ट वो 0 पे हो जाता है। अब उल्टा केस में आ जाता है, वो जो पानी है, वो पानी 0 डिग्री सी वाला ऊष्मा जब वो छोड़ देगा, 0 डिग्री सी पे वो ऊष्मा जो है वो अपना छोड़ देगा थोड़ा, जो गुप्त ऊष्मा है, तो वो क्या हो जाएगा? वो उसका टेम्परेचर कम होना चाहिए था। कोई भी चीज ऊष्मा छोड़ रहा है, मतलब हम ठंडा हो रहे हैं, तो क्या होना चाहिए? मेरा टेम्परेचर कम होना चाहिए। लेकिन 0 डिग्री सी पे पानी जब ऊष्मा छोड़ता है तो वो क्या होता है? उसका टेम्परेचर नहीं कमता है, वो क्या हो जाता है? उसका अवस्था बदल जाता है। वो पानी क्या बन जाता है? बर्फ बन जाता है। ठीक है, इसको और डिटेल में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे कि गुप्त ऊष्मा क्या होता है, किसका कितना होता है, कितना ऊष्मा देने पे वो कन्वर्ट हो जाता है। हाँ, ऊष्मा तो देना पड़ेगा, लेकिन तापमान नहीं। हम कभी ये नहीं बोले कि ऊष्मा नहीं है। 0 डिग्री सी, डिग्री सी क्या है? एक चीज फिर से, ये एक कंफ्यूजन, और हम स्टार्ट क्या हुआ? एक मिनट, क्लास खत्म नहीं हुआ है, पीछे क्लास खत्म नहीं हुआ है, अभी इधर बात करते रहो ना। ठीक है, डिग्री सी जो है, जब हम लोग बात किए डिग्री सी और डिग्री फ़ारेनहाइट, ये किसका यूनिट है? टेम्परेचर, तापमान का यूनिट है। और कैलोरी
और जूल ये किसका यूनिट है? हीट का यूनिट है, ऊष्मा का यूनिट है। तो हम जब बात किए, हम लोग जितना जगह भी लिखवाए कि 0 डिग्री सी बोले, वहां हम तापमान बोले कि सेम तापमान पे वो बर्फ भी बन रहा है और सेम तापमान पे वो पानी भी बन रहा है। ऊष्मा का बात हम वहां नहीं बोले थे, कहीं भी हम ऊष्मा नहीं लिखवाए थे, कहीं भी हम नहीं बोलाए थे कि सेम जूल एनर्जी, सेम जूल ऊष्मा पे वो पानी बन रहा है, सेम जूल ऊष्मा पे वो बर्फ बन रहा है। वहां ऊष्मा की बात कर रहे हैं। अब समझे डिफरेंस? तुम बोल रहे थे कि वो ये है, वो डिग्री सी जो है वो तापमान की बात है, ऊष्मा की बात नहीं है। ऊष्मा जो है ऑब्वियस सी बात है कि पानी में जो है 0 डिग्री सी के पानी में 0 डिग्री सी के बर्फ से ऊष्मा ज्यादा होगा और 0 डिग्री सी के बर्फ में पानी से ऊष्मा कम होगा। इसको और डिटेल में हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। हम लोग स्टार्ट किए, ऊष्मा क्या होता है? वह क्या हुआ? हीट का इफेक्ट। नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा आगे आके बोलो ना, ये जोर से बोलो। हाँ, बॉइलिंग पॉइंट और वो हटे। हाँ हाँ, सब्लिमेशन आगे आएंगे, जिसमें कि डायरेक्ट जो है वो गैसियस स्टेट में, सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट गैसियस स्टेट में, वो भी आएगा, आगे आएगा अभी सब्लिमेशन जो होता है। नेक्स्ट इसमें आगे सब्लिमेशन भी आएगा, जिसमें कि डायरेक्ट सॉलिड से, जैसे कैम्फर हो गया, नेप्थिलिन बॉल हो गया जो हम लोग कपड़ों में डालते हैं, वो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में, वो सब आगे आएगा, सब चीज आएगा। अभी जो पढ़ा है उसमें कोई डाउट है क्या?